तो 1 करोड़ बहुत आसान है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि जब हमने इस डोमेन में एंटर किया तो मुझे लगता था कि ठीक है नॉर्मल तो ठीक है, वो लाख 1.5 लाख 2 लाख आता रहता है, बट वो करोड़ वाली चीज़ शायद नहीं पहुँच पाएंगे। गूगल का अपना ही सिस्टम है, अंदर अलग ही दुनिया चल रही है। गोल्डमैन सैक्स के पास अपना ही जावा है, वो नॉर्मल जावा से कुछ लेना देना नहीं है उसका। फेसबुक के अंदर फॉर एग्जाम्पल अलग ही PHP चलता था, HPHP। सोच के देखो, आपने 1.5 लाख डिजर्विंग कैंडिडेट तो खड़े कर दिए, क्या 1.5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के अंदर? 25 million न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय 2025। 25 million इज 2.5 करोड़, तो 3 लाख तो कुछ भी नहीं। लो लेवल डिजाइन, स्पेशली ऊप्स रिलेटेड डिजाइन, SD1 से भी पूछा जाने लगेगा इन नियर फ्यूचर। तो वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम कि लार्जर यूथ को हम पैरेलल IIT टाइप की एजुकेशन कैसे दे सकें, इनफैक्ट बेटर एजुकेशन दैन IITs कैसे दे सकें। हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर और ये वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाली है। एक बहुत ही हाई लेवल पर्सनालिटी के साथ हमने इसको शूट किया। अंशुमन सिंह, को फाउंडर ऑफ स्केलर एकेडमी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमने डिस्कस की। वो पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे फेसबुक के अंदर, बाद में उन्होंने अपने करियर को शिफ्ट किया, एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर किया, वहां पर 2 कंपनी सेटअप करी, धमाल मचाया। तो उनकी जर्नी को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। सिर्फ कोडिंग की बातें नहीं होगी, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें भी होंगी, बिजनेस की बातें भी होंगी। आपको बताया जाएगा कि यार, एक को फाउंडर आपको बताएंगे कि यार अगर आप टारगेट कर रहे हैं बिजनेस को, तो वहां पर किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन गलतियों से बचना है और किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। कोडिंग की अगर बात करें तो हर चीज डिस्कस होगी। मेटावर्स, प्रोग्रामिंग डोमेन की अगर प्रोग्रामिंग स्पेस की मैं बात करूं तो उसका फ्यूचर कहां पर जाने वाला है, क्या DSA बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्या डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस होने वाला है, मशीन्स हमारी जॉब खा जाएंगी क्या। और जॉब्स की अगर बात आती है तो 2025 तक नंबर ऑफ जॉब्स का क्या सीन रहने वाला है, क्योंकि आज के टाइम पर सॉफ्टवेयर डोमेन की बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई पड़ी है। पे भी बहुत ज्यादा मिल रही है इंडिया में भी आजकल, और इंक्रीज ही हो रही है। तो क्या मेरे लिए सेफ है इस डोमेन में और फ्यूचर एक्सपेक्ट करना, या फिर मैं अपना करियर शिफ्ट कर लूँ? क्या सैचुरेशन आ चुकी है? तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, उनकी जर्नी भी डिस्कस करेंगे, बिजनेस पर भी बातें करेंगे, कोडिंग पर भी बातें करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ बार बार मैं, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मैं इस वीडियो को 30 मिनट का रखूँ, बट चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग हुई, चीज़ें इतनी एंगेजिंग हुई, तो मैंने कहा कि यार नहीं, पूरी एंटायर 50 मिनट कन्वर्सेशन ही मैं इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि आपको मजा आ जाए। तो स्टार्ट। वी हैव अंशुमन, को फाउंडर ऑफ स्केलर एकेडमी, और इन्होंने गूगल भी क्रैक की हुई है, फेसबुक भी क्रैक की हुई है, 2 बार ACM ICPC फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं, साथ ही साथ एक कंपनी इससे पहले भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, और इंट्रोडक्शन मैं अपने एंड से ज़्यादा नहीं दूंगा। मैं एक सिंपल सवाल पूछूंगा सर आपसे कि आपने गूगल छोड़ के फेसबुक क्यों ज्वाइन करी? गूगल, हाँ, फेसबुक उस टाइम पे, मतलब मैं थोड़ा ओल्ड हूँ तो ये 2010 की बात है। फेसबुक उस टाइम पे स्टार्टअप हुआ करती थी, तो शुरुआत में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जाके फेसबुक ज्वाइन करना है। गूगल से हम लोग खुश थे। आई हैड लाइक 2 अदर फ्रेंड्स, उनके पास भी गूगल से ऑफर था, तो कॉल आया था हमें फेसबुक से, और ऐसा हुआ कि वो लोग एक्चुअली ऑन साइट के लिए बुलाते थे US। अच्छा, तो हमें लगा फ्री की ट्रिप मिल रही है US घूम के आते हैं। तो हमने सेम टाइम पे इंटरव्यूज दिया, सेम टाइम पे ऑन साइट इंटरव्यू शेड्यूल कराया ताकि तीनों लोग साथ में जा सकें। और बाई चांस तीनों सेलेक्ट हो गए। फिर लोगों से जब बात करना स्टार्ट किया तो समझ में आया कि क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट ओनली अबाउट ब्रांड ऑफ द कंपनी दैट यू आर जॉइनिंग, बट इट इज़ अबाउट कि भाई जो आप वहाँ पे काम करोगे उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, उस प्रोजेक्ट में आपके साथ कैसे लोग काम करेंगे, कितना स्कोप ऑफ ग्रोथ है। एंड मतलब वाइल आई एम नॉट सेइंग कि मतलब हमेशा स्टार्टअप ज्वाइन कर लेना चाहिए, उस टाइम पे ये दिख रहा था कि ये एस्पेक्ट्स फेसबुक में बेटर हैं उस टाइम पे। एंड हमने बहुत लोगों से बात करी, उन्होंने भी यही एडवाइस दिया, तो फिर हम फेसबुक चले गए। तो जो हंसी खुशी में चालू हुआ था वो फाइनली बिकेम सीरियस। प्लान सही था ट्रिप करके आते हैं, फिर तीनों सेलेक्ट भी हो गए। मतलब ये सही है, पहले तीनों गूगल में थे, फिर तीनों ट्रिप पे भी गए, फिर तीनों फेसबुक में सेलेक्ट भी हो गए, तीनों चले भी ज्वाइन भी कर लिए तीनों ने। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ठीक है, तो सर अभी इसमें पॉडकास्ट में हम कोडिंग की बातें भी करेंगे बहुत सारी, और साथ साथ स्टार्टअप वाली चीज़ भी हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, क्योंकि हम दोनों ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं कि यार दोनों तरीके का ज्ञान उनको मिलना चाहिए। तो कोडिंग को डिस्कस करेंगे अभी आगे जाके। अभी बात करते हैं कि यार मुझे स्टार्टअप करना है, मैं एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ, और मैं लव बब्बर के चैनल का व्यूअर हूँ। ठीक है, और मैं अभी को फाउंडर सर के सामने बैठा हूँ। अभी अपना कुछ ऐसी 3 पॉइंट्स आप बताएंगे जो कोई भी ऐसा व्यूअर है जिसका मन में अगर स्टार्टअप करना है, आप कोई भी ऐसे लर्निंग्स या कोई भी ऐसी मिस्टेक्स जो आपने करी हो, जिससे आप उसको दे पाएंगे यार ये 3 चीज़ का तू ध्यान रख, इससे तरफ बहुत सारा टाइम बच जाएगा। मतलब पहला तरीका क्या है कि तो खुद एक बार ट्राई करता जा, जब गलती करेगा तो पता लग जाएगा अगली बार नहीं करना। बट मैं तो ये पहले से 3 बता देता हूँ, इनको बचा लेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा।
वो चीज़ एज अ को फाउंडर? मतलब देखो, गलतियाँ तो होती हैं स्टार्टअप में, उसको आप ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मैं वो बताता हूँ कि किन 3 रीजंस की वजह से स्टार्टअप सबसे ज़्यादा फेल होती हैं। रीज़न नंबर 1, दैट यू आर नॉट एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग इनफ, विच इज़ कि बहुत सारे लोग ऐसे कंपनी स्टार्ट करते हैं कि मैं 6 महीने ट्राई करके देख लेता हूँ, 1 साल ट्राई करके देख लेता हूँ। भाई 6 महीने 1 साल में कंपनी नहीं बनती, टाइम देना पड़ता है। तो हैंस लाइक माई एडवाइस वुड बी कि आप अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो पहले तो ये मेक श्योर करो कि आपके पास खुद के लिए इनफ पैसा है। अगले 4 साल 5 साल अगर नहीं कमा पाओगे आप, तो भी आपका काम चल जाएगा। एंड देन गिव योर सेल्फ 4 to 5 years, 4 से 5 साल दो आप उसको, तो कुछ हो सकता है। पहला तो वो। दूसरा कि लोग फोकस नहीं रहते हैं, बहुत जल्दी बहक जाते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है। आज ब्लॉकचेन दिख रहा है, चलो ब्लॉकचेन कर लेते हैं, क्रिप्टो हॉट चल रहा है, क्रिप्टो पे भी कुछ कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें करते हो ना, तो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते हो। एंड दैट इज़ द सेकेंड प्राइमरी रीज़न वाई स्टार्टअप्स फेल, दे डू टू मेनी थिंग्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डूइंग वन थिंग वेरी वेरी डीप। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल बताऊँ, the most common mistake early product managers make is that they start focusing on कि कितने फीचर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ। मेरी साइट बेटर है बिकॉज उसमें 15 फीचर्स हैं, उसकी साइट बेकार है बिकॉज देखो उसमें सिर्फ 10 ही फीचर हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट्स अच्छे बनते हैं, जैसे व्हाट्सएप को आप लो, सिंपलेस्ट मैसेजिंग ऐप, कोई फीचर नहीं है। हाइक मैसेंजर में बहुत सारे फीचर्स थे, लेकिन व्हाट्सएप सक्सेसफुल हुआ बिकॉज इट वॉज सिंपल, फोकस्ड। फोकस बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर लाइक आपके पास भी कुछ एग्जांपल्स हैं। मतलब मेरा एक्सपीरियंस थोड़े से अलग है, कोडिंग से रिलेट नहीं करते वो। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं मिल्खा सिंह देखने गया, तो मेरा मन कर रहा घर पे आके रनिंग कर लेता हूँ, अब मैं रनर बन जाता हूँ, ओलंपिक में जाएंगे, गोल्ड मेडल लेके आएंगे। फिर मैं दंगल देखता हूँ, मैं कहता नहीं यार रेसलर बन जाता हूँ, रनिंग छोड़ देते हैं। फिर मैं महेंद्र सिंह धोनी की मूवी देख के आता हूँ, मतलब नहीं सब छोड़ो, क्रिकेट खेलते हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में देखेंगे। तो ऐसे चीज़ें चलती जाती हैं और आप देखते हो कि नहीं यार ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये ऐसे 4-5 चीज़ आपको इकट्ठी हो जाती है। तो वो 4-5 चीज़ों के चक्कर में एट द एंड जो आप देखोगे ना 6 महीने पीछे जाके देखोगे यार कुछ किया नहीं, 6 महीने पूरे खराब कर दिए। तो ये चीज़ें होती हैं और मेरे हिसाब से क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कि क्लैरिटी का मतलब कहीं भी ये नहीं कि अगले 5 साल में क्या करने वाला हूँ, अगले 10 साल में क्या करने वाला हूँ। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरे लिए क्लैरिटी का मतलब ये कि अगले 6 महीने में मैं क्या करने वाला हूँ ये मुझे पता है। मतलब अगर आप मुझसे बोलें कि यार अगले 6 महीने क्या प्लान है, तो मैं कॉन्फिडेंटली बता पाऊंगी सर ये प्लान है। आप बोलो कि 5 साल का क्या है, नहीं सर कोई प्लान नहीं है 5 साल का मेरे पास, मुझे नहीं पता 5 साल में दुनिया कहाँ पहुंच जाए, है ना, कोई भी नई टेक आ जाएगी, तो उतना लॉन्ग नहीं है। पर मैं 6 महीने क्लैरिटी लेके बैठा हूँ और कोई मुझसे पूछेगा बता दूँ ये करना है मुझे, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि चल ठीक है मैं कर लूँगा। और आपका पहला पॉइंट जो था वो बहुत सही लगा सर मुझे, क्योंकि मैं जितने लोगों से बात करता हूँ आज के टाइम पे जो कंपनी में काम करते हैं, तो उनका ये होता है कि यार मैं छोड़ रहा हूँ और मैं मतलब मेरी जो विंडो है वो यही है 6 महीने से लेके 1 साल की। इस विंडो को मैं देखूंगा, अगर चीज़ें काम करेगी तो कंटिन्यू कर लूँगा, नहीं तो फिर दोबारा वापस आ जाएंगे। तो मेजॉरिटी मुझे दिखती है कि जो मेजॉरिटी यहाँ पर शिफ्ट भी मारती है उनका यही रहता है कि इसी विंडो को देख रहे होते हैं कि 6 महीने में कुछ हो जाए जादू, या 1 साल में कुछ जादू हो जाए, जो कि नहीं होता। तो ये एक चीज़ है। एंड फाइनली जो मुझे एक लगता है, लाइक फाइनल रीजन वाई कंपनीज डोंट सक्सीड इज दैट दे आर प्लेइंग इन वेरी वेरी स्मॉल मार्केट। बहुत छोटा मार्केट है, शार्क टैंक टर्मिनोलॉजी, मार्केट साइज आपका बहुत छोटा है। अगर मेरे प्रोडक्ट को खरीद ही सकते हैं, मतलब इफ़ माई प्रोडक्ट इज़ ओनली फॉर 100 पीपल इन द वर्ल्ड, 100 ही लोग हैं जो खरीदेंगे, मैं कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लूँ, इवन इफ आई डू एन आइडियल एग्जीक्यूशन, मतलब देयर इज़ अ कैप टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी आई कैन अर्न एंड हेंस द काइंड ऑफ बिजनेस आई कैन बिल्ड। वर्सेस अगर प्रोडक्ट मतलब मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं जो कि पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, तो मैं गलतियाँ भी करूँगा तो भी मेरी कंपनी ठीक ठाक बड़ी बन जाएगी। तो ऑलवेज प्ले इन बिग मार्केट्स, लार्ज मार्केट्स। सही है। तो ये आपके स्टार्टअप वाले व्यूअर्स के लिए था कि ठीक है एक को फाउंडर क्या आपको बता रहे हैं, अपनी लर्निंग शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी ठीक है इन 3 चीज़ों पे काम करना है मुझे। क्लैरिटी मेरे पास होनी चाहिए, वो 6 महीने की और 1 साल की विंडो लेके मत घुसना। एक सेफ अमाउंट ऑफ कैपिटल पहले से होनी चाहिए कि 4-5 साल सस्टेन कर जाऊँ, ये नहीं कि 2 महीने में खत्म हो गए फिर उसमें अब क्या करें। तो इन चीज़ों पर काम करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना और उसके बाद आगे बढ़ना है। अब चलते सर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि मैं पिछले 2.5 से 3 साल से, मतलब इतना टाइम हो चुका मुझे कंटेंट डालते, और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कोडिंग स्पेस में, कॉलेज स्पेस में, कि यहाँ पे एक टियर मेंटालिटी है कि भाई मेरा कॉलेज टियर 1 है, मेरा कॉलेज टियर 2 है, मेरा कॉलेज टियर 3 है। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये चीज़ है ही क्यों। बिल्कुल,
मैं एक कॉन्वर्सेशन बताता हूँ। मेरा एक कॉन्वर्सेशन हुआ था कुछ 1 साल पहले एक बच्चे के साथ जो Tier 3 कॉलेज से था। उसको ये लगता था कि जो लोग IITs में होते हैं उनका तो बिना एफर्ट के प्लेसमेंट हो जाता है, बिकॉज वो IITs में है। कंपनी आती है वो पिक करके ले आती है, भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। बहुत अच्छी लाइन है। तो वो कहते हैं इनको कंपनी थाली में परोस के देती है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। वहाँ के लोगों को भी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे टाइम पे जब मतलब मैं ठीक ठाक कॉलेज से हूँ, IIIT हैदराबाद ठीक ठाक कॉलेज है, वहाँ पे भी प्लेसमेंट होता था तो बहुत टेंशन वाला टाइम होता था। मतलब मैंने देखा है लोगों को रोते हुए, क्योंकि उस दिन कंपनीज आई, अगले दिन कंपनीज आई, कुछ नहीं हुआ, तो फिर बचे हुए लोग नर्वस हैं, रो रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो मेहनत तो हर जगह है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके देखो कि भाई ये कॉलेजेस Tier 1, Tier 2, Tier 3 क्लासीफाई होते भी क्यों हैं? एक JEE नाम का एक एग्ज़ाम से किसी की कैपेबिलिटी तो नहीं डिफाइन होती, फिर भी क्यों ऐसा होता है? जैसे मैं IIT बॉम्बे को ले लूँ, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, बट अगर आप IIT बॉम्बे भी ले लो, आप बोलोगे IIT बॉम्बे क्यों है? IIT बॉम्बे इज़ नॉट IIT बॉम्बे बिकॉज वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, ठीक लोग हैं, लेकिन मतलब सही बताऊँ तो जितने लोगों से मैंने बात करी IIT बॉम्बे में, ऐसे लोग नहीं कि बहुत बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं। करिकुलम भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही तगड़ा करिकुलम है। फर्स्ट ईयर में लकड़ी तोड़वा रहे होते हैं। हमने भी तो फाउंड्री से जो बनाते हैं वो मिट्टी विट्टी का यूज़ करके वेल्डिंग भी करी है हमने तो। मतलब मैं आज के टाइम पे कोडिंग कर रहा हूँ, मैं मुझे वेल्डिंग क्यों सिखा रहे हो? ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया आज तक कभी भी। तो है, ये चीज़ें डेफिनेटली है। करिकुलम भी बहुत सॉलिड नहीं है, लेकिन जो बहुत सॉलिड है वो है कम्युनिटी। ईयर आफ्टर ईयर साथ में कैसे सीखना है और सीनियर से कैसे सीखना है, उसके ट्रेडिशंस बन गए और सब सारे लोग मोटिवेटेड हैं। मतलब एक इंसान जो नहीं कर रहा होगा उसको बुरा लगता है कि यार मेरे अगल बगल के सारे लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। और बहुत सारी चीज़ें तो आप डिस्कवर कर लेते हो ऐसे ही कि मैं किसी के रूम, मतलब मुझे याद है कि मैं जब कॉलेज में था तो मुझे गूगल समर ऑफ कोड ये सब के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मुझे मालूम पड़ा कि वो जो बगल वाला है वो गूगल समर ऑफ कोड का पेज खोल के बैठा हुआ है। फिर मैंने उससे पूछा, उसने बताया, फिर मालूम पड़ा कि अरे किसी की गूगल समर ऑफ कोड में हो गया, उनको 3-3 लाख रुपए मिलता है 1 महीने। 3 लाख उस टाइम पे बहुत बड़ी बात है। तो देन फिर तुरंत लग के ट्राई किया कि भाई मतलब गूगल समर ऑफ कोड में कैसे होगा। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिकली अपने आप होने लगती हैं बिकॉज यू आर विथ पीपल हु आर विथ यू। दैट डिफाइंस Tier 1। Tier 3 में क्या होता है? एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। लखनऊ में ही मेरा एक फ्रेंड था जो कि वहीं के किसी कॉलेज को ज्वाइन किया था। अब वहाँ पे ऐसा है कि अगर वो बेचारा बैठ के पढ़ना चाहे तो उसको लोग गालियाँ देते थे। उनका ये होता था कि चलो टपरी पे बैठते हैं शाम को सबका एक ट्रेडिशन बना हुआ, टपरी पे बैठेंगे, गप्पे मारेंगे। तो वो नॉर्म है। कोई मेहनत कर रहा है वो एक्सेप्शन है। तो इस वजह से मतलब वो 1-2 लोगों के लिए भी ये एफर्ट मार के करना हार्ड हो जाता है बिकॉज अगल बगल से कोई मोटिवेशन ही नहीं है। इनफैक्ट पीपल आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन। तो वो Tier 1 Tier 3 उस वजह से आता है। आप कैसे लोगों के साथ हो। अनफॉर्चुनेट है कि वेदर Tier 1 और Tier 3 थोड़ा पढ़ाई का भी लेवल ब्रोकन ही है, उसको भी फिक्स करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में Tier 1 Tier 3 उससे डिफाइन होता है। अगर आप अपने अराउंड अपने जैसे लोग क्रिएट कर लो, आप 5 लोग का एक ग्रुप बना लो, लेकिन 5 लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सीरियस हैं पढ़ाई को लेके, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, मतलब दे फाइट, देन यू आर ऑलरेडी इन अ Tier 1 सेटअप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऐसा नहीं है सर कि अगर आप Tier 3 हो तो आपको कोई कंपनी लेगी नहीं क्योंकि आप Tier 3 को, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आपको उन्होंने सवाल पूछे हैं, वो 4 सवाल आपसे भी पूछे सेम, वो 4 सवाल Tier 1 वालों से पूछने वाले हैं। जो भी आंसर कर देगा उसको ले लिया जाएगा। सिंपल लॉजिक है। कोई ये नहीं बोलेगा नहीं यार ये तो NSIT का बच्चा है तो इसको क्वेश्चन मत पूछो, ले लो। ऐसा कोई भी नहीं करता। क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, अगर आंसर करोगे तो आपको ले लिया जाएगा। मेंटालिटी वाली बिल्कुल सही बात है कि अगर क्राउड होगा तो क्राउड के साथ साथ मैं भी कर लूँगा, कम्युनिटी होगी तो कम्युनिटी के साथ मैं भी कर लूँगा। ठीक है तो सारे लोग कर रहे हैं, कर लेता हूँ। और लेग पुलिंग तो हर जगह ही है सर। उस चीज़ का कुछ कर नहीं सकते हम। बट हाँ ठीक है, इस पे आई थिंक कम्युनिटीज़ ग्रो करेंगी जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। मेरे हिसाब से आज से 2 साल पहले अगर मैं कहूँ तो यूट्यूब पर कोडिंग के चैनल्स ठीक है सिंगल डिजिट्स में होंगे, उतनी अवेयरनेस नहीं थी। मुझे कुछ समझना हो, कुछ पढ़ना हो, कोई टॉपिक मुझे कोई बता दे यूट्यूबर आके, तो नहीं था मेरे हिसाब से 2 साल पहले नहीं था। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम पे किसी को अवेयरनेस फैलानी हो कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्या होती है, किस किस प्रकार आप उसको ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आज के टाइम पे। तो Tier 3 वालों को अवेयरनेस मिल चुकी है। ठीक है तो ठीक है, ग्रो करेगा टाइम के साथ साथ, बट ठीक है कर जाएगा। अब अगर मैं बोलूँ कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं? बड़ी सारी चीज़ें ब्रोकन हैं। जैसे एक और एग्जांपल लखनऊ से, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ।
एक कॉलेज है वहाँ पे जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उस कॉलेज में ट्रेडिशन है कि वो हर साल जो 4th ईयर के ग्रेजुएट्स होते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है वो उनको एज टीचर्स हायर कर लेते हैं। अगर ऐसे लोग टीचर्स हायर हो रहे होंगे तो आई डोंट नो कि एक्चुअल क्लास में हो क्या रहा है। तो एक तो ये है कि एक तो बहुत बेकार कॉलेजेस हैं जहाँ पे कोई भी टीचर बन जाता है, जो थोड़े अच्छे कॉलेजेस भी हैं वहाँ पे टीचर्स जो हायर होते हैं वो उनकी टीचिंग स्किल की वजह से नहीं हायर होते, रिसर्चिंग की वजह से हायर होते हैं। रिसर्च का और पढ़ाने का कोई लेना देना नहीं है। माई एबिलिटी टू टीच इज नॉट प्रोपोर्शनल टू माई एबिलिटी टू रिसर्च। मेरा नॉलेज लेवल इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ। तो एक तो वो ब्रोकन है कि पढ़ा कौन रहा है। इनफैक्ट मैं तो बिलीव करता हूँ कि जो लोग पढ़ा रहे हैं दे शुड बी प्रैक्टिशनर्स। वो खुद सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं रोज रोज, इस वजह से मुझे पढ़ा रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ पे मतलब मैं अगर थोड़े से और एग्जांपल्स लूँ, जो बेसिक सब्जेक्ट्स भी होते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्क, डेटाबेसेस, बहुत ही थ्योरेटिकल वे में पढ़ाया जाता है। इसमें सर एक चीज़ और है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो कॉलेज स्टूडेंट है उसको अपने टीचर से बिल्कुल प्यार नहीं है आज के टाइम पे। उसको जो यूट्यूबर भैया पढ़ा रहा है ना वहाँ पर यूट्यूब पर, उसको वो उसको समझ आ रही है कि ये जो पढ़ाता है मुझे समझ में आता है और ये चीज़ एक्चुअली यूजफुल है। इंटरव्यूअर मुझसे यही पूछेगा, मैं ये बताऊंगा, तो ये मेरा दोस्त है। टीचर जो पढ़ा रहा है ये नहीं, ये एनालॉग मुझे पढ़ा रहा है, डिजिटल मुझे पढ़ा रहा है, या फिर अगर मुझे डीएस भी पढ़ा रहा है तो वो उस लेवल की चीज़ नहीं है। जितना मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊँ तो हमारे केस में सारे टीचर तो नहीं, एक दो टीचर ऐसे थे जो कि क्लास आने से पहले एनपीटीएल के लेक्चर दिया करते थे, उसे नोट्स बना लेते थे और क्लास में आके पढ़ा देते थे। तो इस प्रकार आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जो स्टूडेंट पढ़ाने वाले उनको आप तगड़ा बना पाओ या उनको सारी की सारी स्किल्स प्रोवाइड करा पाओ, नहीं हो सकता। ये आपने खुद आधे घंटे पहले पढ़ा, आपको डेप्थ नहीं है उस चीज़ की। मैं ये नहीं कह रहा टीचर बेकार है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है ऐसे नहीं करना होता। एक इंडिविजुअल जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, एक इंडिविजुअल जो ऑलरेडी अमेजॉन ऐसी कंपनीज में काम कर रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएगा कि यार ऐसे चलना है, ये प्रैक्टिस आप फॉलो करो, ये गाइडलाइंस आप फॉलो करो, ये क्वेश्चंस हैं, ये वैरायटी आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ये इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। क्योंकि वही आदमी वहाँ पर काम कर रहा है, वही आदमी वहाँ पर इंटरव्यू भी लेता है, वो आदमी प्रैक्टिशनर है, ठीक है। तो वो ज्ञान नहीं देता, वो ऑलरेडी कर चुका वो चीज़, तो उसके लिए वो चीज़ आसान है। बट जो आप सेम चीज़ कही कि वो रिसर्च बेसिस पे टीचर बन के आए हैं तो शायद उनको वो क्लैरिटी ना हो। एक्चुअली मेडिकल फील्ड में ऑलरेडी ये होता है, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स पढ़ाते हैं। तो मुझे मालूम है कि रोज़ रोज़ किस टाइप के नए केसेस आ रहे हैं, इस वजह से मैं उसको यूटिलाइज कर पा रहा हूँ अपनी क्लासेस में। सीएस में नहीं हो रहा है ये, कंप्यूटर साइंस में ही नहीं हो रहा। दूसरा जो एक मुझे वो भी लगता है कि जैसे कुछ लोग आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि ठीक है, मतलब भाई हर किसी को जॉब नहीं करनी होती है, कुछ लोगों को रिसर्च भी करना होता है। आई कम्प्लीटली अग्री, बट रिसर्च भी आप देखोगे तो जो अच्छी रिसर्च है दैट इज मूविंग इन अ डायरेक्शन विच इज इंडस्ट्री रिसर्च। द बेस्ट रिसर्च लैब्स टुडे आर गूगल का AI लैब हो गया, फेसबुक का AI लैब हो गया, अमेजॉन में AI सेंटर्स हो गया। दीज गाइज आर डूइंग द बेस्ट कटिंग एज रिसर्च दैट इज प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस एंड रिजल्ट्स दैट वी आर यूजिंग ऑन अ डेली बेसिस। आज हम एलेक्सा यूज करते हैं, एलेक्सा को मैं बोल के कुछ बोल देता हूँ रैंडम हिंदी में, इंग्लिश में, एंड एलेक्सा उसके ऊपर एक्शन लेती है। दिस वॉज नॉट इमेजिनेबल लाइक 10 years बैक। तो ये जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं जल्दी जल्दी, जो रिसर्च वाले एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, वो भी इंडस्ट्री से निकल के आ रहे हैं। तो एप्लीकेशन एंड इंडस्ट्री रेलेवेंट होने से देयर इज डेफिनेटली बेनिफिट टू दैट। तो मुझे लगता है एक तो वो ब्रोकन है। दूसरा जो हमारे करिकुलम्स वगैरह हैं, एक्चुअली पिछले बहुत सारे कॉलेज में पिछले 15-17 साल से रिवाइज ही नहीं हुए हैं। और जबकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा फील्ड है जो कि हर साल चेंज होता है। सर वो हर महीने कोई ना कोई नई टैग आ रही होती है। अगर आप किसी अपने ऐसे दोस्त या रिलेटिव से बात करें जो काम ऑलरेडी कर रहा है इस डोमेन के अंदर, तो आपको बताएंगे कि यार कि हर महीने कोई नई चीज़ आती है। अगर कोई आदमी इंडिविजुअल पिछले 10 साल से भी इस डोमेन में काम कर रहा है तो भी वो ये नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि 6 महीने बाद फिर कोई नई चीज़ आ जाएगी, फिर कोई नया फ्रेमवर्क आ जाएगा, उस पर काम करने लग जाएंगे सारे के सारे। आपको अपना सारा का सारा कोड बेस जो है वो माइग्रेट करना पड़ जाएगा उसके अंदर। तो चीज़ें बदलती जाती है, आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हर बार यहाँ पे। ठीक है, वो चीज़ आपको आ गई, उस पर आपकी पकड़ बन गई, पर फिर नई चीज़ आ गई, फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक बोलते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, टेक इंडस्ट्री में एंटी नेपोटिज्म है। मतलब इवन जो बाप है उसको भी वापस सीखना पड़ता है टू स्टे रेलेवेंट इन द इंडस्ट्री। अगर आपको बने रहना है तो आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, आपको लर्न करते रहना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आप निकल जाओगे इंडस्ट्री से बाहर। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है। आप सर यूएस में भी रहे,
ठीक है, आप इंडिया के मार्केट को भी आज के टाइम पे देख रहे हो, तो की डिफरेंसेस आपको दिखते हैं कि यार वहाँ पर चीज़ें बूम कर पाती है, वहाँ पर फेसबुक बन गई, वहाँ पर गूगल बन गई, यहाँ पर फेसबुक गूगल क्यों नहीं बन पा रही है? कुछ की डिफरेंसेस आपको दिख रहे हो? जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, हाँ, मुझे जो लगता है कि इंडिया में लोग ज़्यादा मेहनती हैं, ज़्यादा सिंसियर हैं। इनफैक्ट कुछ टाइप के कल्चर्स जो ऑफिस में फॉलो होते हैं, जो लोग 12-12 घंटे काम कर लेते हैं, वो वहाँ पे मोस्टली नहीं होता है। लेकिन एक जो चीज़ है जिस पे हम लैग करते हैं एज अ सोसाइटी इज़ कि हमारी सोसाइटी ने पाथ डिफाइन कर दिए हैं। पाथ डिफाइन ऐसे किए हैं कि भाई ये लोग डॉक्टर बनेंगे, ये लोग इंजीनियर बनेंगे, एंड पाथ से डिविएट करना इज़ नॉट ओके। किसी ने अगर रिस्क लिया और कुछ करने की कोशिश करी, लेट्स से मैंने खुद की कंपनी स्टार्ट करने की कोशिश करी, तो पीछे 4 लोग बात करते हैं कि पगला गया है, और अगर फेल हो गई फिर तो हर कोई बोला ही था मैंने फेल हो गया। सर फिर सारे शार्क्स हैं यार, मुझे पता था यहाँ गलती करी, इसकी मार्केटिंग खराब थी, इसका वो खराब था, वो खराब था, वो तो नॉर्मल है सर। लोग तो विराट कोहली को सिखा देते हैं कि नहीं ये तो ड्राइव सही कर नहीं पाए तो नॉर्मल है। तो हमारी सोसाइटी रिस्क लेना इनकरेज नहीं करती, जबकि यूएस में व्हाट आई हैड नोटिस्ड इज कि उल्टा है। जैसे अगर आप एक गैदरिंग में हो और आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो खुद को, तो अगर आपने बोला कि मैं एक गूगल इंजीनियर हूँ या फिर मैं एक फेसबुक इंजीनियर हूँ, मुझे उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा वर्सेस कोई ये बोलता है कि मैंने 2 कंपनीज ट्राई करी, मैं फेल हो गया हूँ। पीपल वेयर फेलियर एज अ बैज ऑफ ऑनर एंड दे गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इट, कि कोई ज़रूरत थोड़ी थी रिस्क लेने की, लेकिन फिर भी आपने रिस्क लिया और ट्राई किया, फेल हो गए, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन जब आप ये प्रमोट करते हो कि टेक रिस्क फेल, तो क्या होता है कि अगर आपके पास पॉपुलेशन है 10 लाख लोगों की, उनमें से 1 लाख लोग फिर रिस्क लेंगे। 1 लाख में से ठीक है 1000 कंपनीज सक्सीड हो जाएंगी, 1000 कंपनीज भी सक्सीड होंगी तो उनमें से कुछ गूगल बनेंगे, कुछ फेसबुक बनेंगे, कुछ एप्पल बनेंगे। हमारे यहाँ अगर सेम पॉपुलेशन है, लेट्स से 10 लाख, 10 लाख में से अगर हमने किसी को रिस्क लेने ही नहीं दिया, 100 लोग रिस्क ले रहे हैं, तो ठीक है बनेंगी 5 कंपनीज, पेटीएम बनेगी, फ्रेश डेस्क बनेगी, जोमेटो बनेगी, लेकिन फिर वो 5 ही बनेंगी, ज़्यादा नहीं बन पाएंगी। तो एक जो डिफरेंस है यूएस और इंडिया में, दैट इज इन द माइंडसेट ऑफ बीइंग एबल टू टेक रिस्क्स, बोल्ड बेट्स जो बोलते हैं, वो हम लोग थोड़े कम लेते हैं। हाँ, तो मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास टैलेंट है और डेफिनेटली उनसे ज़्यादा भी है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, क्वालिटी भी ज़्यादा है, बट हम एक जगह लैग कर रहे हैं। शायद कंडीशनिंग उस तरह से नहीं हुई है, कंडीशनिंग थोड़ा सा किया जाए, रिस्क लेने के लिए प्रमोट किया जाए कि यार रिस्क लिया करो, कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी। तो हम बिल्ड कर सकते हैं फेसबुक, फिर हम बिल्ड कर सकते हैं गूगल, मतलब ऐसे नहीं पर वैसे, आप समझ रहे हो। है एक्चुअली हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि जो नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बने वो यहाँ से बने। चाइना ऑलरेडी ये कर रहा है, चाइना जबकि इंग्लिश स्पीकिंग नेशन भी नहीं है। चाइना बिल्ड बाइट डांस, TikTok is built for the world. It's now competing with Facebook. It's a product from China for the world. उनके मोबाइल डिवाइसेस हैं जो कि it's product from China for the world. हमारे पास अभी वैसे प्रोडक्ट्स कम हैं जो कि हमारे पास SaaS कंपनीज हैं, लेकिन अदरवाइज प्रोडक्ट्स कम हैं जो कि B2C प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया में बनते हैं, बट दे आर बीइंग बिल्ट फॉर द वर्ल्ड। बट देयर इज अ लार्ज अपॉर्चुनिटी। तो हमने टीयर 3 मेंटालिटी की बात करी कि हम टीयर के बारे में सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं यार हमारा नहीं हो रहा, हम तो टीयर 3 के हैं। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस बात करी जो कि पंजाब में है, टीयर 3 हैं, तो वहाँ के बच्चे एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वो सोचते भी नहीं है कि यार ऐसा अमेजोन में लग भी सकती है या माइक्रोसॉफ्ट में लग भी सकती है। वो सोचते हैं कि यार TCS कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी है, मुझे 3 से 4 लाख का पैकेज मिल जाएगा, मेरी ज़िंदगी सॉर्टेड है। मैंने कहा भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी होती है, आप वहाँ भी जा सकते हो, आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ भी, उनको एक्सप्लोर कर लो। तो वो शायद उनको पता भी नहीं है। अगर हम बात करें कि कैसे इस टीयर मेंटालिटी को हम रिमूव कर सकते हैं या फिर कैसे आप काम कर रहे हो उसको रिमूव करने के लिए, तो वो क्या होगा? देखिए, उसको रिमूव करने का सही तरीका तो वही है कि लोगों को आप साथ में ले आओ और उनके अंदर वो इंटरेस्ट जगाओ, जिस पे अभी हमारे कॉलेजेस फेल हो रहे हैं। इंटरेस्ट जगेगा तो लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, वंस दे फील कॉन्फिडेंट दे विल एक्सप्लोर। तो हम लोग एटलीस्ट एक चीज़ जो ट्राई करेंगे, विल सी हाउ इट गोज़, बट एक जो हमारा ड्रीम रहा है वो ये रहा है कि लेट्स बिल्ड आउट ए पैरेलल BTech / बैचलर्स प्रोग्राम वेयर वी गेट द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू टीच। एक एंड लाइक विल गेट पीपल टू लिव टुगेदर, कम्युनिटीज़ बनाएंगे हम लोग। एटलीस्ट जो स्केलर में अभी सक्सेस आ रहा है हमें ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल सेगमेंट में इन डेटा साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसको बैचलर्स में भी रेप्लिकेट करो। अभी जो हमारा सिस्टम है बड़ा ब्रोकन है।
एक स्टूडेंट 2-3 साल जेई के लिए प्रिपेयर करता है, कोई काम नहीं है उसका। जेई के बाद मैं 4 साल कॉलेज में वेस्ट करता हूँ, जिसमें प्रॉब्ली काम की पढ़ाई होती है 1-2 सेमेस्टर की। बिल्कुल सही, 2 सेमेस्टर ऊपर नहीं होती है। बाकी सारा काम का नहीं है। इतना सारा टाइम मैं क्यों वेस्ट कर रहा हूँ? Why can't I make the same person productive, at least explore and be productive sooner? And वो बिल्कुल किया जा सकता है। तो we are trying to address that problem कि larger youth को हम parallel IIT type की education कैसे दे सकें, in fact better education than IITs कैसे दे सकें, where it is not a thing of privilege कि मैं 3 साल prepare करूँगा, I am privileged and hence I have access to IIT quality education, but rather a right to have access to privileged form of education. तो इसमें सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि हमारी प्रॉब्लम हमने बताई कि कॉलेजेस हैं, वहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं, तो वो डेप्थ उतनी नहीं दे पा रहे हैं या फिर वो उतना रेलेवेंट कंटेंट नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और करिकुलम भी थोड़ा ऐसा सही है। मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक ऑप्शन था कि मैं बैठ के बस बोलता रहूँ ये ऐसा 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 बेकार है यार, सब इंडिया में सब बेकार है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आपने उस प्रॉब्लम को पकड़ा कि यार इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, और आपका विजन जो मैं समझ में आ रहा है अगले 1 साल में इस प्रकार का है कि यार हम ऐसा कुछ बना देंगे जहाँ पे वो जो फालतू का एनालॉग या डिजिटल मुझे पढ़ना पड़ा था, कंप्यूटर इंजीनियर होके मैं क्यों पढ़ूँ यार, वो मुझे तो कोडिंग करनी है ना, या मैं वेल्डिंग क्यों करूँ, फाउंड्री में लैब में क्यों जाऊँ, उसको बिल्कुल हटा देते हैं और रेलेवेंट चीज़ों को लेके आते हैं, सिर्फ वही पढ़ाएंगे और पढ़ाने वाले भी वही होंगे जो वो खुद कर चुके हैं या कर रहे हैं। राइट, तो ठीक है, एक प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व असलियत में किया गया। ऐसा नहीं था कि नहीं इंडिया में बेकार है सब, ये वाला माइंडसेट नहीं था, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर, जब मैंने ये पॉडकास्ट हम स्टार्ट करने वाले थे, मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन डाला कि हम स्टार्ट करेंगे पॉडकास्ट, किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप सेंड कर दो। तो मेनली मैंने यहाँ पे देखा कि मेजॉरिटी हमें कह रही है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स है। तो पहला है कि इफ़ इट्स फॉर स्टूडेंट्स वाई सो कॉस्टली, पैसों की बात कर रहे हैं। एक ने बोला कि भैया 2.5 की जगह 25,000 कोर्स करवा दो। अरेंज फ्री कोर्सेज फॉर मी। तो मतलब मेजॉरिटी केसेस मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों को पैसे वाली बात ज़्यादा कर रहे हैं लोग कि वाई कोर्सेज आर एक्सपेंसिव, पैसे कम करा दो कोर्स के, ठीक है, तो वाई द पैकेज प्राइजेस आर टू मच हाई। तो मेजॉरिटी मुझे ये दिखती है कि इंडिविजुअल्स कह रहे हैं कि कॉस्ट फैक्टर मुझे दिख रहा है, ये समझ में आता है कि क्वालिटी टॉप नॉच है, ये समझ में आता है कि जो प्रैक्टिशनर्स है वही पढ़ा रहे हैं, बट जो मुझे मेरे लिए ब्लॉकिंग पॉइंट है ना, जहाँ मैं रुक जाता हूँ आके, मैं आता तो हूँ कि हाँ अच्छी चीज़ है बट रुक जाता हूँ, वो कहाँ रुकता हूँ, पैसों के, यार यहाँ ज़्यादा लग रहा है। तो इस चीज़ मतलब क्या विचार है आपका कि पैसे, आपको क्या लगता है कि आपकी पोजीशनिंग क्या है वहाँ पर, और अगर वो ज़्यादा है तो वो क्यों ज़्यादा है, रीज़न क्या है उसके पीछे? मैं कुछ डेटा पॉइंट शेयर करता हूँ, अगर कम करना चाह रहे तो वही मैं बता मैं डेटा पॉइंट शेयर करता हूँ कि क्या रीज़न रहा है। तो हमारी जो जर्नी थी उसमें अभी भी एक्चुअली a large part of our effort goes into maintaining and growing interview bit. इंटरव्यू बिट फ्री है, उस पर वीडियोज़ भी होते हैं, उस पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी होती हैं, पूरा फ्री है। लेकिन जो हमें दिखा, मतलब इंटरव्यू बिट आज की डेट में 30 लाख लोग हैं, लेकिन हम लोग ये एनालिसिस एक बार 2018 में भी कर रहे थे एंड में, उस टाइम पे कुछ 10 लाख लोग थे। 10 लाख में से जो हमारे लेवल्स होते हैं ना, जिस पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, तो हमने वो देखा कि यार जो सेकंड लास्ट लेवल है और जो लास्ट लेवल है उस पर कितने लोग हैं। उस टाइम पे कुछ 1000 लोग थे, 10 लाख में से 1000 लोग, और वो 1000 लोग भी कौन थे? जो कि टॉप कॉलेजेस से आते हैं, जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हैं। तो हमें थोड़ा सा वो लगा कि हम मे बी जो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है। तो हमने जो थोड़ा सा इसके बारे में सोचा तो हमें समझ में आया कि इंटरव्यू बिट इज़ लाइक अ बुक। मैं अगर एक शहर में एक लाइब्रेरी खोल दूँ, बोलूँ भाई यहाँ पे हर तरह की बुक है, जिसको जो आके पढ़ना हो पढ़ लो, वो होती हैं बाय द वे लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट ने सेटअप कर रखी हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि पूरा शहर विद्वान हो जाएगा, नहीं पढ़ते हैं लोग बुक्स। लेकिन अगर मैंने 1000 लोग लिए और उनको एक यूनिवर्सिटी में डाल दिया जहाँ पे आपको कंप्लीट करना है, ये अज्यूमिंग कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि 1000 में से 900 लोग छोड़ के भाग गए। 1000 में से फिर 900 लोग ग्रेजुएट करते हैं, एंड ग्रेजुएट करने के बाद देयर एजुकेशन लेवल, देयर लर्निंग लेवल इज बिकम्स हायर इफ द यूनिवर्सिटी इज गुड। तो हेंस वी सेड कि ठीक है, अगर हमें करना है, अगर हमें वो 1000 नंबर जो है वो बढ़ाना है, तो देन वी नीड टू री लुक एट द अप्रोच एंड
इंटरनल गोल ये था कि लेट्स क्रिएट ऑनलाइन स्टैनफोर्ड, जो भी करना पड़ेगा करेंगे वो करने के लिए, बिकॉज दैट विल इंक्रीज दैट नंबर। अब रियलिटी ये है कि हम लोग जो क्लासेस कराते हैं वो लाइव होती हैं फ्रॉम बेस्ट इंजीनियर्स। अब मैं गूगल फेसबुक के इंजीनियर्स ले आ रहा हूँ टू टेक दोज क्लासेस, पैसे देने पड़ेंगे, वो फ्री में नहीं करते हैं लोग। मैं अगर अपने सारे स्टूडेंट्स को एक पर्सनल मेंटर देता हूँ, जो कि वो लोग भी गूगल फेसबुक टाइप की कंपनीज से आ रहे हैं, विच मीन्स दे आर वेरी वेल पेड, उनको भी हमें पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम लोग के पास एक टीम है जो कि कंपनीज को लेके आती हैं, उनको भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। रिक्रूटर्स जो कि हायर करेंगे उनको पैसे देने पड़ेंगे, हमारी टीम इन जनरल को पैसे देने पड़ेंगे। सो देन अगर आप, एंड दिस इज बाय द वे, सम ऑफ द ऑडियंस इज गोइंग टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, आप एटलीस्ट ऐसा बिजनेस डिजाइन करते हो जिसमें यूनिट इकोनॉमिक्स पे आप पैसा लूज नहीं कर रहे हो। अगर मैं हर बच्चे पे पैसा लूज करूंगा तो मुझे कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी साल भर में। बिल्कुल, जेब से कब तक लगाएंगे हम, कब तक लगाओगे आप? तो इसलिए टू मेंटेन दैट देयर इज अ सर्टेन प्राइस टू इट। बट मैं एक और जो थॉट बोलूँगा, आप उसके बारे में सोचो। लोग कॉलेजेस जाते हैं, कॉलेजेस में जो फीस होती है बहुत सारे कॉलेजेस में वो काफ़ी हाई होती है। लाइक प्राइवेट कॉलेजेस में टिपिकली 10 लाख 20 लाख टाइप की फ़ीस हो जाती है। इवन आजकल गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में 5 लाख 10 लाख फीस होती है। तो कंपेयर टू दैट, फॉर द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट वी प्रोड्यूस, उस कंपैरिजन में एक्चुअली दैट नंबर इज़ नॉट वेरी हाई। लेकिन क्योंकि हमारा थोड़ा मेंटल कंडीशनिंग वैसा है कि कॉलेजेस अलग होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज अलग होते हैं, और ऑनलाइन कोर्सेज अभी तक वो बुक्स वाले फॉर्मेट के थे ना, कोर्सेरा, यूडेमी, सारी बुक्स हैं। बिल्कुल सही। तो किसी ने कॉलेज टाइप का अटेम्प्ट किया नहीं, हम पहली बार कर रहे हैं, तो लोग पचा नहीं पाते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से जो कभी कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली है ही है। और मुझे लगता है आगे आने वाले 3, 4, 5 साल के बाद ये जो चीज़ है कि मैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पर जाकर मैं एक पर्टिकुलर कोर्स ले रहा हूँ जो कि 3 साल का है, और मैं कॉलेज स्किप कर रहा हूँ, कॉलेज नहीं जाना मुझे, मैं ये कर रहा हूँ, ये चीज़ कॉमन हो जाएगी। आज के टाइम पे माइनॉरिटी एक्सेप्ट कर रही है, तो चीज़ थोड़ी डरावनी है कि यार पता नहीं सही है कि नहीं है। धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा तो ये चीज़ कॉमन हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो ये एक और डेटा पॉइंट ऐड करूंगा, बिकॉज मैं बोलने को तो कुछ भी बोल सकता हूँ। हमने अभी एक ऑडिट करवाया था KPMG से। उस ऑडिट में दे हैव वेरीफाइड कि देयर ऑलरेडी, एंड दिस ऑडिट वाज अ फ्यू मंथ्स बैक, ऑलरेडी देयर आर अबाउट 2100 स्टूडेंट्स हु वर्क एट टॉप टेक कंपनीज who are graduates from Scalar. That number is already bigger than 1000 जो कि मेरे पास इंटरव्यू बिट में था, वो डबल है, ऑलरेडी डबल हो गया है। तो इम्पैक्ट ऑलरेडी दिख रहा है इस फॉर्मेट में। तो हेंस इसलिए और भी कन्विक्शन है कि इसी को थोड़ा और बेटर करते हैं। अगर हम इम्पैक्ट रियली क्रिएट कर रहे हैं लोगों की लाइफ में, तो फिर वो प्राइस, लाइक फॉर द काइंड ऑफ रिटर्न पीपल गेट इज नथिंग। मतलब मेरे को यही समझ में आता है सर कि अगर हम पैसे ले रहे हैं तो वो किसी को देने भी पड़ते हैं, इसलिए मुझे लेने पड़ रहे हैं, ठीक है। मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता कि भाई प्राइस पॉइंट सही है कि नहीं है। आप जिनको देते हो आपको पता है कि हाँ ये प्राइस पॉइंट सही है कि नहीं है, वो आप ही बता सकते हो, है ना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर मेरे पास, एक इंटरेस्टिंग कमेंट था मेरे पास रिसेंटली, अराउंड नवंबर के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई, उसका नाम रखा सबकी प्लेसमेंट लगेगी, ठीक है, हिंदी में लिखा उसको पूरा। और मेरा इंटेंट ये था कि मैं एक चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं फ्री में DSA पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने कुछ विजन लिया कि अगले 6 महीने मुझे ये करना है, ठीक है। तो अगर मैंने लिख दिया वीडियो में सबकी प्लेसमेंट लगेगी, आज के टाइम पे मेरे मेन चैनल की ऑडियंस 3.5 लाख के आसपास है, तो क्या 3.5 लाख की प्लेसमेंट लगवा पाऊंगा। तो एक बच्चे ने बड़ा प्यारा कमेंट किया, बड़ा मज़ा आया उसको पढ़ने के बाद। तो उसने मुझे बोला कि भैया चलो ठीक है, मान लेते हैं आपने बोल दिया सबकी प्लेसमेंट लगेगी, आपके 3.5 लाख व्यूअर हैं आज के टाइम पे, मैं फिर भी आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, 50% व्यूअर ले लेते हैं, और कम कर लो, ऐसा कर लो, सिर्फ 1.5 लाख व्यूअर हैं आपके। तो क्या आप 1.5 लाख बच्चों की प्लेसमेंट लगवा दोगे अपने कोर्स से। मान लेते हैं आपने दुनिया का सबसे बढ़िया DSA कोर्स बना दिया, एकदम गोल्डन कंटेंट, कि जो आप पढ़ाते हो वही पूछ लेता है इंटरव्यू हमेशा। ऐसी किस्मत आपके कोर्स की है हमेशा। और पर सोच के देखो, आपने 1.5 लाख डिजर्विंग कैंडिडेट तो खड़े कर दिए, क्या 1.5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर। मैंने भी सोचा इस बात को, यार लॉजिकल बात है कि मैं तो अपने एंड से इतना कर सकता हूँ ना कि मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बना कर दे सकता हूँ जो भी पॉसिबल है मेरे लिए, पर हर किसी की प्लेसमेंट लगवा पाना, हर किसी को जॉब दिलवा पाना, वो चीज़ फिजिबल है कि नहीं है, फिजिबिलिटी पर बात आ जाती है। तो इस पर आपका क्या थॉट होगा। मैं आगे नंबर से बात करता हूँ। तो आज क्या होता है मैं पहले वो बताता हूँ। आज इंडिया में करीब प्लेसमेंट्स में, मतलब आफ्टर कॉलेज कुछ 2.5 लाख लोगों की जॉब लगती है। 2.5 लाख में अगेन सारे ब्रांचेस होते हैं,
जिसमें से कुछ 2.2 लाख जॉब्स होती हैं वो होती हैं आईटी वाली जॉब्स, आईटी या फिर आईटी एडजेसेंट, जिसमें मेजरली एक्चुअली आज की डेट में सर्विसेज जॉब है। 1.8 लाख के आसपास, 1.7 1.8 के आसपास आईटी सर्विसेज की जॉब्स हैं, बाकी सारी प्रोडक्ट कंपनीज की जॉब्स हैं। तो आज की डेट में जो फ्रेशर लेवल पे हायरिंग हो रही है वो तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 40-45 हज़ार टाइप की हायरिंग है ऑन प्रोडक्ट कंपनीज। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा और एक स्टेप पीछे लोगे और हायरिंग मैनेजर से बात करोगे तो वो आपको बताएंगे यार कि हायरिंग तो बहुत है, मेरे को लोग नहीं मिलते हैं। अच्छा। तो लेटेंट डिमांड, अब लेकिन लेटेंट डिमांड भी मैं कैसे क्वांटिफाई करूँ कि भाई उसमें 1.5 लाख लोग, 3 लाख लोग का होगा कि नहीं होगा। तो एक और व्यू पॉइंट हमने देखा कि यही नंबर ऑफ जॉब्स यूएस में कितनी है। यूएस में अभी इफ़ यू लुक एट, मतलब वहाँ पे जो जॉब साइट्स होती हैं dice.com, indeed.com, इन सब पे आप देखोगे नंबर ऑफ ओपन जॉब्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेटा, तो कुछ 1.6 मिलियन से 2 मिलियन, विच इज़ 16 लाख से 20 लाख ओपन जॉब्स हैं। एंड अच्छी चीज़ ये हो रही है कि अब वर्ल्ड फ्लैट होता जा रहा है, तो वो कंपनीज भी दे आर ओके हायरिंग समबडी इन इंडिया जो कि उनके टाइम जोन में काम कर सकता है, रिमोटली काम करेगा, मेरे को नहीं चाहिए ऑफिस में आके काम करे। तो एक तो वो हो रहा है, दैट इज ट्रेंड नंबर 1। दूसरा ट्रेंड क्या है कि जो टेक वाला वर्ल्ड है ना, दिस इज अ जीरो सम गेम। व्हाट इज जीरो सम गेम? जीरो सम गेम ये होता है कि मान लीजिए मैं और आप क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आप जीतोगे तो मैं हारूंगा, हमारा सम इज 0, आपका +1 हुआ तो मेरा -1 होना पड़ेगा। तो अगर एक बंदा जीतेगा तो दूसरे को हारना पड़ेगा। दोज आर जीरो सम गेम्स। टेक में कैसा होता है कि आपने कोई एक नया आइडिया लिया, कुछ चालू कर दिया, दैट विल जनरेट मोर जॉब्स। मैंने स्केलर स्टार्ट किया अगर, तो स्केलर से 1000 नई जॉब्स क्रिएट हो गई। तो कोई हारा नहीं इसकी वजह से। लाइक इट जस्ट क्रिएट्स न्यू जॉब्स बिकॉज इट्स सॉल्विंग अ न्यू प्रॉब्लम। अच्छे लोग होंगे आपके पास तो और जॉब्स क्रिएट होती हैं जैसे जैसे आप और प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। और ट्रेंड वाइज एक ये हो रहा है कि आईटी इज स्लोली गेटिंग इनटू एवरी सिंगल सेक्टर। द मोर एंड मोर दैट हैपेंस, मोर जॉब्स गेट क्रिएटेड। गिटहब ने फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि 2025 तक वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 50 मिलियन टोटल 50 मिलियन जॉब्स होंगी टोटल। आज की डेट में कुछ 25 मिलियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट दैट मींस कि 25 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय 2025। 25 मिलियन इज 2.5 करोड़, तो 3 लाख तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आराम से हो सकता है, बहुत ही आसानी से। एक और मैं डेटा पॉइंट आपको बताता हूँ कि अगेन दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, आप भी प्लीज बताना वेदर यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट और नॉट। आई नाउ नो ऑफ 5 पीपल फ्रॉम स्केलर जिनका एक्सपीरियंस एक्चुअली 6 साल के आसपास का था और उनका जो कॉम्पनसेशन है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। उसका रीज़न क्या है कि जो पूल ऑफ वेरी गुड इंजीनियर्स है वो एक्चुअली बढ़ नहीं रहा है अच्छे रेट से। तो सारी कंपनीज जो अभी फंडिंग मिल रही है वो सब हो रहा है, सबको हायर करना अच्छे इंजीनियर्स बहुत कम है। तो इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल होता है सप्लाई एंड डिमांड वाला। डिमांड बढ़ रही है बट सप्लाई नहीं बढ़ रही है, तो फिर आप बिड ज़्यादा करते हो, आप पैसे ज़्यादा देते हो, तो इसलिए वो सैलरीज बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं बहुत ज़्यादा जल्दी। दैट ऑल्सो शोज कि देयर इज अ लॉट ऑफ लेटेंट डिमांड, फिल नहीं हो रहा है, क्वालिटी इंजीनियर्स नहीं है। राइट। तो इसमें सर सेम मतलब मैंने भी 6 महीने पहले रिसर्च करनी शुरू करी थी यहाँ पर कि ठीक है, क्या मैं इस जॉब से करोड़ रुपए निकाल सकता हूँ साल के? सिंपल लॉजिक, सिंपल देसी शब्दों में बात कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि हाँ यार, अगर आपका एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 ईयर्स है और आप एक डिजर्विंग इंजीनियर हैं, आप अच्छे से काम कर लेते हैं, आपको ग्रोथ हुई आपकी असलियत में, ठीक है, आप ये नहीं कि स्विच करके आपने सीटीसी बढ़वा ली, वाली चीज़ नहीं, असलियत में ग्रोथ हुई है, आपके पास वो डिज़ाइन स्किल्स वगैरह हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, तो 1 करोड़ बहुत आसान है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आसान है। क्योंकि जब हमने इस डोमेन में एंटर किया तो मुझे लगता था कि ठीक है, नॉर्मल तो ठीक है, वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख आता रहता है, बट वो करोड़ वाली चीज़ शायद नहीं पहुँच पाएंगे। वो लास्ट 6 महीने मैंने एक्सप्लोर किया, मुझे लगा नहीं ठीक है, तो बहुत आसान है। अगर आप ढंग से काम करते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं, रेगुलरली कंसिस्टेंट रहते हैं, तो 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अभी हमने सर प्रेडिक्शन की बात की कि गिटहब ने ऐसा कहा 2025 तक हम इतने मिलियन जॉब क्रिएट कर लेंगे, इतनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी हमारे पास। तो एक प्रेडिक्शन मुझे लगती है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा, आप इसे बताना कि आपका क्या विचार है। तो आज के टाइम पर अगर मैं बात करूँ तो जो बिग एमएनसीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो अगर मैं डीएसए की और डेव की परसेंटेज वाइज स्लॉटिंग कर दूं तो डीएसए की वेटेज अराउंड 80% आ गई और डेव की कोर सब्जेक्ट्स की
और बाकी जितना आपका बच जाता है वो सब 20% आ गई, ठीक है। तो बिग एमएनसीज का फोकस ज़्यादा होता है कि यार इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, अगर अच्छी है तो मैं ले लूँगा, बाकी इसको एंड्रॉइड आती हो ना हो, वेब आती हो ना हो, मशीन लर्निंग आती हो ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिखा लूँगा, मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास सिखाने के लिए लोग भी हैं, मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है, मैं कर लूँगा। स्टार्टअप केस में उल्टा होता है। स्टार्टअप केस में उन्होंने बोला कि यार आपकी डेव अच्छी होनी चाहिए, डीएसए ठीक ठीक होगी तो चल जाएगा, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको पहले सब कुछ आ जाए, मुझे सिखाना ना पड़े ज़्यादा, आप आते ही काम शुरू कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि आज से 2-3 साल आगे जाकर डीएसए की पोजीशनिंग जो है वो थोड़ी लोअर एंड पे आ जाएगी कि अभी डीएसए 80 पे लाई कर रहा है और बाकी ये 20% वाले स्लॉट में आ रही हैं। तो आगे जाकर इन फ्यूचर डीएसए जो है वो उल्टा हो जाए कि डीएसए सिर्फ 20% मैटर कर रहा है और डेव ज़्यादा मैटर कर रही है, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे दिखते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा अभी, पर मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत सारे दिखते हैं जहाँ पर आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, आप सिर्फ 12th पास भी हो और आपको स्किल है तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो। आप कंपनीज लाइक क्रेड वहाँ पे 40 का CTC ले सकते हो सिर्फ 12th पास होने के बाद ही कंडीशन है कि आपको स्किल होनी चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं तो मैं अपने 4 साल क्यों खराब करूँ, मैं तो करूँगा ही नहीं, मैं तो स्किल पे फोकस करता हूँ, जाके इंटरव्यू देता हूँ, सेलेक्ट होता हूँ, जॉब शुरू कर लेता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि मतलब डीएसए कहीं ना कहीं थोड़ा लोअर एंड पे आएगा आने वाले 2-3 साल के अंदर। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, स्टार्टअप जॉब्स तो बढ़ेंगी विथ टाइम, जो मैं वो बोल रहा था ना, जीरो सम गेम नहीं है। तो स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, स्टार्टअप्स के साथ स्टार्टअप जॉब्स बढ़ेंगे, एंड स्टार्टअप जॉब्स में आई कंप्लीटली एग्री कि डेव इज गोइंग टू बी द बिगर कंट्रीब्यूटर ऑफ कि आपको जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब एमएनसीज में एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि एक तो वाई डू दे प्रेफर डीएसए, राइट? लाइक 3-4 रीजन है, मैं वो बता देता हूँ। एक तो ये कि उनके पास जो टेक स्टैक होगा वो हो सकता है बाहरी दुनिया में है ही नहीं। गूगल का अपना ही सिस्टम है, अंदर अलग ही दुनिया चल रही है। गोल्डमैन सैक्स के पास अपना ही जावा है, वो नॉर्मल जावा से कुछ लेना देना नहीं है उसका। फेसबुक के अंदर फॉर एग्जाम्पल अलग ही PHP चलता था, HPHP। तो बिकॉज वो एक तो बाहरी दुनिया से लेना देना नहीं है, तो फिर मैं अगर किसी को एक पर्टिकुलर टेक स्टैक पे इवैल्यूएट करूंगा भी तो इट माइट और माइट नॉट ट्रांसलेट इन प्रोडक्टिविटी एट माय वर्क। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, जो कोर होता है उस पर इवैल्यूएट करते हैं। और वो भी क्यों डीएसए पे इवैल्यूएट करते हैं, उनका 2-3 रीज़न थे। एक तो ये कि ये कंपनीज इतने बड़े स्केल पे चलती हैं कि सेम जो मैं कोड लिखूंगा वो एक दिन में इतनी सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि मतलब वो बिलियंस बार एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैंने वो इनएफिशिएंट लिखा है तो मुझे कंपनी को खर्चा ज़्यादा पड़ता है, बिकॉज ज़्यादा मशीन चाहिए होती हैं और मशीन्स आती हैं महंगी। तो अगर बेकार कोड लिखना चालू कर दिया तो हो सकता है कि मैं कंपनीज को मिलियंस में खर्च करवाने लगूँ ज़्यादा। तो एक तो उनको चाहिए होता है कि भाई एफिशिएंसी लोगों को समझ में आना चाहिए, एंड हेंस डीएसए इज इंपॉर्टेंट। मैं इसको सर वहाँ से रिलेट कर पा रहा हूँ कि जब मैं बच्चों को बोलता हूँ ना कि यार ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालो, ये तुम्हारा एन स्क्वायर वाला, इसको लॉग एन में करके दिखाओ, तो इसलिए कर रहे हैं। तो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएंगे एन स्क्वायर सोल्यूशन वहाँ पे जाके लिख दोगे तो। अगर लॉग एन वाला लिखोगे तो ऑप्टिमाइज्ड भी है और आप परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाएगी, आपकी लेटेंसी नहीं आएगी चीज़ों के अंदर, कम मशीन, हाँ कम मशीन लगेंगे, ऑपरेशन भी कम होंगे, तो ठीक है, तो पैसा बचेगा कंपनी का। तो इसलिए एक रीज़न ये होता है। दूसरा ये होता है कि भाई जितना प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे कोडिंग एक्यूरेसी बढ़ जाती है आपकी। एक डेवलपर अगर 1 घंटा स्पेंड करता है कोड लिखने में तो 10 घंटा स्पेंड करता है डिबग और टेस्ट करने में। अगर आपका कोड एक्यूरेसी बहुत हाई है तो जो टाइम टू डिबग एंड टेस्ट है वो कम हो जाता है, विच मीन्स कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो। तो जैसे टेक में एक कॉन्सेप्ट है 10x इंजीनियर वाला। 10x इंजीनियर्स आर पीपल हु हैव प्रॉब्ली 10 times द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ नॉर्मल इंजीनियर। वो अगर आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो तो यू कैन बिकम 10x प्रोडक्टिव। तो ये सारे कोरिलेशंस बड़ी कंपनीज को दिखते हैं। इन देयर कॉन्टेक्स्ट इट माइट मेक सेंस, इट इज ईजियर टू स्टैंडर्डाइज इंटरव्यूज एज वेल। भाई या तो आपने सॉल्व किया या नहीं किया, तो इसलिए दे फोकस ऑन डीएसए। मुझे इसलिए लगता है वो जाएगा तो नहीं, डीएसए तो हमेशा रहेगा पार्ट ऑफ इंटरव्यूज। हो सकता है कि डेव का रेशियो बढ़ जाए, जैसे 1-2 सिम्टम्स जो दिख रहे हैं कि कॉइन बेस करके कंपनी है, स्ट्राइप करके कंपनी है, बोथ ऑफ दीज आर सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनीज। उन्होंने अभी एक राउंड इंट्रोड्यूस कर दिया अपने इंटरव्यूज में, जहाँ पे वो आपको एक कोड बेस देते हैं और बोलते हैं इस कोड बेस में बग है, ढूंढ के निकालो। एंड वो मतलब आपने बग निकाला नहीं निकाला दैट डजंट मैटर, इट मेक मतलब उनको ये देखना होता है कि आप बग कैसे निकाल रहे हो, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। तो ये चीज़ें हो सकता है थोड़ी बढ़ने लगे, लेकिन डीएसए हमेशा रहेगा एज पार्ट। परसेंटेज वेटेज घट जाएगा शायद। इसमें सर एक चीज़ और है कि आज के टाइम पर अगर फ्रेशी में जाऊँ, SD1 पोजीशन के लिए मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मुझसे कोई डिज़ाइन पैटर्न नहीं पूछ रहा, मुझसे कोई लो लेवल डिज़ाइन की बात ही नहीं कर रहा कि यार ये सिंगलटन क्या होता है बताओ एक बार, वो चेंज होगा, वो वाली चीज़ है, वो पूछी जा सकती है। या फिर फ्लिपकार्ट का एक राउंड है मशीन कोडिंग राउंड, वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया। और मतलब मैंने वो फ्लिपकार्ट का राउंड दिया, मुझे लगा कि ये तो बहुत प्यारा राउंड है। आपसे क्वेश्चन सॉल्व है ना हो, मैं ये कह सकता हूँ गारंटेड कि आपको मज़ा बहुत आएगा वो राउंड देने में,
कि आपको पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है, आपको रिक्वायरमेंट सारी की सारी दी हुई है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब आप सोचो कैसे डेटाबेस लगाना है, क्या मैं डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करने वाला हूँ, कैसे मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ, इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, सारी ओप्स लगा दो। तो वो बहुत मज़ेदार है। डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करना ठीक है, आपने सारे टेस्ट केस पास करा दिए, पर ये डिज़ाइन वाली गेम है, ये बहुत सही है और आगे इंक्लूड होगी। डेव जो हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आएगी। लो लेवल डिज़ाइन, स्पेशली ऊप्स रिलेटेड डिज़ाइन, SD1 से भी पूछा जाने लगेगा इन नियर फ्यूचर। राइट, बिल्कुल। और सिस्टम डिज़ाइन जो आज के टाइम पे मेजॉरिटी केसेस के अंदर इंक्लूडिंग स्टार्टअप SD2 लेवल पर ही पूछा जाता है, SD1 पे उतना नहीं पूछा जाता, या फिर छोटा मोटा बेसिक्स पूछे नेटवर्किंग के, वो भी इंक्लूड होगा टाइम के साथ साथ। तो ये चीज़ें आएंगी, तो सिर्फ डीएसए पे ना डिपेंडेंट रहे, आगे वो जो चीज़ें मिलती हैं एक्सप्लोर करते जाएँ, बढ़ते जाएँ, तो उससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है। अगली चीज़ सर मुझे ये समझ में आती है कि एज अ स्टूडेंट, अभी आपको एग्जांपल अगर आपको दूं, तो कल मेरा एक वेबिनार था थापड़ इंस्टीट्यूट में, परसों था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। एक कॉमन चीज़ मैंने बच्चों का डाउट देखा कि भैया मोबाइल डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, iOS डेवलपमेंट है, मशीन लर्निंग है, और नई नई 3-4 चीज़ें और आ चुकी हैं। अब जब मैं एक चीज़ करने जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं मोबाइल कर रहा हूँ, इसमें स्कोप नहीं है, वेब में ज़्यादा स्कोप है। अब मैं वेब करने जाता हूँ तो मुझे लगता है नहीं यार, वेब में स्कोप नहीं है, मशीन लर्निंग में ज़्यादा स्कोप है। तो वो फोमो क्रिएट हो गया मेरे दिमाग में कि यार वो नहीं, मैं यार पीछे रह जाऊंगा, मैं गलत चीज़ चूज़ कर लूँगा। तो इतनी सारी जब चॉइसेस मेरे पास आ रही है, तो इसको डील कैसे करूँ मैं, किसको चूज़ करूँ? मतलब क्या पता जो मैं चूज़ करूँ उसमें स्कोप ही ना हो, क्या पता मुझे सामने वाली कंपनी बोले कि नहीं तुमने ये चूज़ किया, मैंने ले रहा। तो ऐसा होता नहीं है, बट डाउट बच्चों को ये आ रहा। तो इस केस में क्या करना चाहिए? मैं 2-3 एग्जांपल्स लेता हूँ, ऐसे लोग जिनको कि लोग शायद जानते भी हों। तो मेरे साथ में 2 लोग थे जो रहते थे US में, फेसबुक में। अभी वन ऑफ देम इज़ अ मशीन लर्निंग इंजीनियर फॉर इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड टीम में काम करता है, एंड द अदर पर्सन इज़ अ VR इंजीनियर, मेटावर्स इंजीनियर फॉर ऑक्यूलस। इन दोनों का बैकग्राउंड ये है कि उनको कोडिंग अच्छे से आती थी, डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते थे, विच इज़ योर बेस। आपने बहुत सॉलिड बेस बना लिया, उसके ऊपर आप कोई भी बिल्डिंग बना सकते हो। ठीक है। तो उन्होंने ये बनाया था। अब भाई वो उसने मशीन लर्निंग उसके बाद में सीखा, एंड VR इंजीनियर बाद में सीखा, और वो तुरंत सीख भी लिया और बन भी गया। इनफैक्ट अभी तनय प्रताप को तो हर कोई जानता है। तनय प्रताप अभी जो कंपनी चला रहा है उसमें ही इज बिल्डिंग अ मेटावर्स। उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है मेटावर्स का, ही इज अ गुड इंजीनियर, सॉलिड इंजीनियर, ये बेस सॉलिड है, उसके ऊपर भाई आप कोई भी बिल्डिंग बना लो, कोई भी इमारत बना लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मतलब भाई कॉलेज स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये जो बेस है ना, ये बहुत सॉलिड होना ज़रूरी है। आप पहले सॉलिड फंडामेंटल्स बनाओ, कोडिंग अच्छे से आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए। ये जो बेस आपने LLD बोला, LLD के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, थोड़े बहुत डेव कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, ये बना लो। उसके बाद टेक्नोलॉजीज तो आती रहेंगी, सीख लोगे आप विद टाइम। मेटावर्स बनाना भी सीख लोगे आप ब्लॉकचेन भी सीख लोगे आप, Web3 भी, वेब डेवलपमेंट, कुछ भी जो भी है, विद टाइम आप सब सीख लोगे। बट ये अगर ये सॉलिड नहीं हुआ तो फिर आप जो सीखोगे वो भी फायदा नहीं है, फायदा टाइम नहीं। वेस्ट ही कर रहे हो। हाँ, ठीक है। तो ठीक है, मतलब मेरे केस में मैं जब मैंने सोचा कि मैं करता हूँ डेवलपमेंट स्टार्ट करता हूँ अपना कॉलेज टाइम में, तो मेरे पास चॉइस थी कि यार मशीन लर्निंग तो चलो अब मुश्किल लग रहा है, रहने देते हैं, बाद में करेंगे। अब मैं या तो एंड्रॉइड कर लेता हूँ या तो वेब कर लेता हूँ। तो मैंने यूडेमी से कुछ कोर्सेज लिए और वेब स्टार्ट कर दी। 15 दिन मैंने करा, मैंने कहा नहीं मज़ा नहीं आ रहा यार, एंड्रॉइड करते हैं। फिर मैंने एंड्रॉइड स्टार्ट करी यूडासिटी से, और मुझे दिखा कि ये थोड़ा ठीक लग रहा है, तो यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मेरा एडवाइस जनरली रहता है वो ये रहता है कि ठीक है, आपको 5 चीज़ें हैं ना, तो आप क्या करो, ठीक है ट्राई कर लो, 5 दिन इसको दो, 5 इसको दो, 5 इसको दो, 5 इसको दो, ठीक। इससे आपको ठीक है, वो एंटायर पिक्चर नहीं पता वेब में क्या होने वाला, एंटायर पिक्चर नहीं पता मोबाइल डेवलपमेंट क्या होती है, बट एक जनरल आइडिया मिल गया कि यार इस चीज़ से वाइब कर पा रहा हूँ मैं, इस चीज़ को मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा, इसे मज़ा आ रहा है, तो कर लो, उसको कंटिन्यू कर लो। तो ये एक स्ट्रैटेजी, ठीक है, हिट एंड ट्रायल हो गया एक तरीके से, बट ये एक चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसके पीछे असम्पशन कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सिर्फ टाइम वेस्ट ही करते जा रहे हो और कुछ नहीं हो रहा। तो ये भी एक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, अगर आप अभी 21 साल के हैं, ठीक है, अगर आप अभी 21 साल के हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होंगी, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स अपने आपको बता देंगे पहले चुपचाप कान में आके, यार ये चीज़ें गलत मत करियो, या फिर इन चीज़ों का ध्यान रखियो जो कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, और जो ऑडियंस हमें देख रही है उनके भी जीवन में, जो भी वो स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर वो कोडिंग में कुछ करना चाहते हैं, इस डोमेन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद है। वो 3 बातें जो अपने कान में आप चुपचाप आके बता देंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, 1-2 चीज़ें जो मैंने सही करी, एंड लाइक वेरी थैंकफुल फॉर दैट, इज़ कि कॉलेज में बेसिक्स बिल्ड करने में, फंडामेंटल्स बिल्ड करने में काफ़ी फोकस किया।
जो मतलब जब काम स्टार्ट किया तो समझ में आया कि कुछ गलतियां जो मैंने करी जिन पे मैं भी फोकस कर सकते थे। एक तो ये था कि एंड दिस इज बाय द वे एवरी डेवलपर डज इट, लोगों को लगता है कि टास्क मिला है, कोड लिख दिया, काम खत्म। लेकिन एक्चुअली किसी भी डेवलपर का काम कोड लिखने पे ख़त्म नहीं होता है। कोड लिखा, कितने लोग वो कोड यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने बनाया है वो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, जब वो यूज़ कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत आ रही है क्या, तब वहाँ पे काम खत्म होता है। अडॉप्शन, आपने ऑप्टिमाइजेशन किया तो एक्चुअली वो ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ओवरऑल आपने ग्राफ बना के देखा, टाइम कितना लग रहा है, वो ग्राफ डिप हुआ है कि नहीं हुआ है, उससे डिसाइड होता है कि आपका काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ। कोड पुश करने पे नहीं होता है काम खत्म। पहला तो एक ये था, पहले मतलब I was a task solver, later on became an engineer who was looking at the entire picture. दूसरा सॉफ्ट स्किल्स एक्चुअली शुरुआत में बहुत बेकार थी कम्युनिकेशन बहुत ही बेकार था। प्लस लाइक अब यूएस मूव हो जाओ तो थोड़ा सा एक डर लगा ही रहता है, कैसे बात करूँ मैं किसी से। तो जो चीज़ मतलब, और हमेशा ये लगता है ना कि जब भी कोई कम्युनिकेशन के बारे में बात करेगा, सॉफ्ट स्किल के बारे में बात करेगा, तो लगता था कि यार ये ज्ञान है, कौन सुनना, क्यों सुनना चाहिए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज़ हुआ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, क्योंकि आप कभी भी कुछ भी करोगे आप अकेले नहीं करोगे, एक टीम में करोगे। तो टीम में सबको साथ में लेके चलना, सबको बताते रहना कि ये चल रहा है, सबसे सजेशंस लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास वो चीज़ थोड़ी लेट में समझ में आई लाइफ में, बट मतलब ये समझ में आया कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। मे बी मतलब इफ़ आई वर टू गो बैक अगेन मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा राइट फ्रॉम डे वन। तीसरी चीज़ जो कि स्टार्टअप रिलेटेड है, मुझे लगा जो एक गलती करी मैंने, फेसबुक के डायरेक्टली बाद स्टार्टअप चालू कर लिया। फेसबुक क्या होता है यार, फेसबुक और गूगल और अमेजोन नहीं, अलग ही दुनिया होती है। यहाँ पे आप कोड लिखते हो, लेकिन मार्केटिंग में क्या चल रहा है, सेल्स में क्या चल रहा है, किस टाइप की स्ट्रैटेजीज कंटेंट में चलती हैं, चल रहा है, इन सब पे कोई भी एक्सपोजर नहीं होता है आपका। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने स्टार्टअप में गलतियाँ कर करके सीखी, टाइम लगा ये सब सीखने में। अगर मैं वापस जाता तो एटलीस्ट एक चीज़ मैं ये करता कि पहले मैं फेसबुक छोड़ने के बाद एक अर्ली स्टेज कंपनी ज्वाइन करता, जहाँ पे मे बी 1 साल काम करके ये सब समझने की कोशिश करता, चलता कैसे है, क्या गलतियां करते हैं लोग, क्या सही स्ट्रक्चर है चलाने का, एंड देन फिर इंटरव्यू स्टार्ट करता। आई थिंक ये जो थर्ड पॉइंट था बहुत एकदम माइंड ओपनिंग पॉइंट था। मतलब ये सोचा नहीं मैंने इस पर्सपेक्टिव से कभी, बट ये लॉजिकल है, क्योंकि ठीक है आप इस माइंडसेट से जाते हो कि ठीक है मैं कंपनी में जॉब करूंगा, अभी कैपिटल नहीं, कैपिटल इकट्ठी कर लेता हूँ, अभी नॉलेज नहीं पर नॉलेज इकट्ठी कर लेता हूँ, अब कैपिटल भी हो गई, नॉलेज भी होगी, चलो स्टार्टअप करने चलते हैं चलो स्टार्टअप करें, पर आपको ज्ञान ही नहीं है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया कि सेल्स और मार्केटिंग की जो गेम थी वो स्टार्टिंग में इंटरव्यू के टाइम पे हमें पता नहीं थी, उस लेवल का नहीं पता था हमें। बट अगर हमने ये स्ट्रेटजी वहाँ अप्लाई की होती है, अर्ली स्टेज स्टार्टअप में जाते किसी में, तो वहाँ पे देखते हैं स्क्रैच से चीज़ें कैसे बिल्डअप हो रही है, तो वहाँ से सीखते थोड़ा बहुत, और फिर हम यहाँ पर इंटरव्यू बनाने आते, तो ठीक है वहाँ पर हम और अच्छा ग्रो कर पाते। तो ये अच्छा एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे भी इसको मैं भी अप्लाई करने की सोच सकता हूँ, और ठीक है बहुत लॉजिकल पॉइंट था। तो डन है सर, आप ऑडियंस को कुछ एडवाइस देना चाहें? एक चीज़ जीवन में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, चाहे आप स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे आप कोडिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो ज़िंदगी में, कोई एक ऐसी चीज़, और उसके बाद इस सेशन को, इस इंटरेक्टिव सेशन को हम समाप्त कर देंगे। नहीं, मेरा एक एडवाइस जो हमेशा सबसे ये रहता है कि लोग अपने ड्रीम्स के बारे में, एस्पिरेशंस के बारे में लोगों से डिस्कस नहीं करते हैं। हमारी जो पहली क्लास होती है स्केलर में, उसका टाइटल होता है डेयर टू ड्रीम, क्योंकि मुझे एक लगता है कि मतलब जो किसी भी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि आपने ड्रीम किया, आपने एस्पायर किया, तब आप करना चालू करते हो, तब आप फाइट मारना स्टार्ट करते हो। माई एडवाइस टू एवरीबडी हियर इज कि डेयर टू ड्रीम अबाउट वॉट यू कैन डू इन लाइफ एंड देन गो एंड अचीव इट। बट स्टार्ट तो ड्रीम करने से ही होगा। तो इट इज़ ओके टू डे ड्रीम, इट्स ओके टू ड्रीम। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है हमें किस दिशा में भागना है तो हम भाग ही नहीं पाएंगे। तो पहले दिशा डिसाइड कर लो यार, जाना कहाँ पे है, और फिर भागते जाओ उसके पीछे। ठीक है, बीच बीच में राउंड्स लगाना वैलिडेशन के कि सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा, किसी एक्सपीरियंस पर्सन को बैठा के, बट ठीक है वो दिशा पता होनी चाहिए मुझे जाना कहाँ पर है। तो ये ज्ञान वाली बात थी, ये को फाउंडर वाली बात थी। ठीक है, तो थैंक्स सर, थैंक यू, और बड़ा मज़ा आया सेशन में। तो इस में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सर।